वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हमारी नई वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हम यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 एंड एमकॉम सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 की सभी क्लासेस लेते हैं। आज हम सीखने वाले हैं टैक्सेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमकॉम सेमेस्टर 4 के। जैसा कि अभी ऑनलाइन एग्जाम्स चल रही हैं तो ये एमसीक्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना जल्दी इन एमसीक्यूज को कवर करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एज पर इनकम टैक्स एक्ट द टैक्स रिलेटेड टू कंपनी इज नोन एज। कंपनी से रिलेटेड टैक्स को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या इंडिविजुअल टैक्स। तो इसका सही आंसर है कॉर्पोरेट टैक्स। As per Income Tax Act, the residential status of company can never, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या नहीं हो सकता? तो वो उसका आंसर आ जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। या तो वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है या तो रेसिडेंट हो सकता है, बट इनकम टैक्स के अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस एक कंपनी का कभी भी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। Within how many days the dividend tax has to be paid from the earliest date of declaration of distribution or payment of any dividend? डिविडेंड डिक्लेयर करने के या तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के कितने डेज के अंदर डिविडेंड टैक्स जो है वो पे हो जाना चाहिए? 7 days, 14 days, 21 days या 28 days? तो इसका सही आंसर है 14 days। डीम्ड डिविडेंड इंक्लूड फॉलोइंग। डीम्ड डिविडेंड में क्या क्या इंक्लूड होता है? Assets distributed to shareholders on liquidation, anything distributed to shareholders on capital reduction, debenture or bonus issued to shareholder out of accumulated profit। तो ये सारे जो हैं वो सारे के सारे डीम्ड डिविडेंड के अंदर इंक्लूड होते हैं, बिकॉज ये शेयर होल्डर्स से रिलेटेड जो भी होगा, जो भी हम शेयर होल्डर्स को देते हैं accumulated प्रॉफिट में से, या तो लिक्विडेशन के टाइम पर या कैपिटल रिडक्शन के टाइम पर या बोनस शेयर की तरह, वो सब डीम्ड डिविडेंड में इंक्लूड होता है। Method of business restructuring would include following। business restructuring में क्या क्या include होता है? amalgamation, merger, demerger और and spin off, buyback of share, capital reduction, redemption of preference share, conversion of proprietary into company, conversion of partnership firm into company, conversion of debenture into shares and slump sale of business। तो इसके अंदर अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर यानी दो कंपनी को मिलना, एक कंपनी दूसरे को खरीद ले, या तो मर्जर या तो डीमर्जर, दो कंपनीज का आपस में अलग होना, एंड स्पिन ऑफ। ये बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है हम वो देख रहे हैं। फिर शेयर्स को वापस परचेज कर लेना, कैपिटल कम करना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पैसे वापस कर देना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, कन्वर्जन करना, सोल प्रोपराइटर से कंपनी में कन्वर्ट हो जाना, पार्टनरशिप फर्म से कंपनी में कन्वर्ट हो जाना, डिबेंचर को शेयर्स में या तो किसी छोटे छोटे बिजनेस में कन्वर्ट कर देना। ये सारी चीज़ें है जो है ये सारी मेथड ऑफ बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। इसके बाद एट प्रेजेंट फॉर असेसमेंट ईयर 1920 द नेट रेट ऑफ टैक्स एज पर सेक्शन 1151B मैट इज। तो इसका सही आंसर है 20.5868। देन एज पर इनकम टैक्स एक्ट द टैक्स रिलेटेड टू कंपनी। इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से जो भी टैक्स हम कंपनी से लेते हैं उस कंपनी को हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। इसके बाद एट प्रेजेंट द assessment year 1920 the net rate of tax as per section 115JB for company having more than scorer turnover। स्कोरर टर्नओवर से अगर ज़्यादा है तो परसेंटेज बढ़ जाएगा 21.5488। देन एट प्रेजेंट द असेसमेंट ईयर 1920 द नेट रेट फॉर टैक्स एज पर 115JB। 115JB के हिसाब से रेट है 19.24। 115JB अगर मोर देन स्कोरर टर्नओवर है तो वो हो जाएगा 21.5488। देन एज पर इनकम टैक्स एक्ट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी कैन आइदर बी। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है? रेसिडेंट और ऑर्डिनरी, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या तो रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर है रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। ये दो ही कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकते हैं। देन DTT इज पेएबल। DTT यानी
यहाँ पर देखा था हमने, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है डीडीटी का मतलब। आगे है, आप वहां से भी देख सकते हैं, तो टेक्स्ट बुक में से भी देख सकते हैं। डीडीटी का मतलब होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज पेएबल व्हेन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी एक्सीड, कितना अमाउंट एक्सीड होता है तो हमें डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे करना रहता है। तो वो कोई भी अमाउंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट इंक्लूड, कंपनीज जो भी रजिस्टर्ड हुई 25 अंडर सेक्शन 25, वो क्या क्या इंक्लूड करती हैं? कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, निधि और म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, कंपनी एंगेज इन प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस चैरिटी, या वाइडली हेल्ड कंपनी। तो इसका सही आंसर है कंपनी एंगेज इन प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस एंड चैरिटी। द टर्म डीमर्जर सिग्निफाइज, डीमर्जर का मतलब क्या होता है? स्प्लिट और डिवीजन ऑफ कंपनी, स्लम सेल, टेक ओवर, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू फर्म। तो इसका सही आंसर है स्प्लिट एंड डिवीजन ऑफ कंपनी। डीमर्जर यानी जो एक कंपनी थी उन्होंने डीमर्ज कर लिया, यानी अलग अलग कर लिया, तो वो हो गया स्प्लिट यानी डिवाइड हो गया, एंड डिवीजन ऑफ कंपनी। अगर मर्जर होता तो ये दोनों कंपनी को मिलाकर हम एक कंपनी बनाते, तो उसे हम कहते हैं मर्जर। देन इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन कैपिटल गेन टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू, अमालगमेशन कैपिटल गेन में क्या चीज टैक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता किस पे? तो इंडियन अमालगमेटेड कंपनी के ऊपर, इंडियन अमालगमेटिंग, अमालगमेटेड यानी जो अमालगमेट हो चुकी है, अमालगमेटिंग यानी जो अमालगमेट हो रही है, सॉरी, फॉरेन अमालगमेटेड कंपनी यानी एक्सेप्शंस को छोड़कर फॉरेन की जो भी अमालगमेशन हो रही है कंपनी के साथ वो, या तो फॉरेन अमालगमेटिंग कंपनी, इन सब में से कौन सी कंपनी है कौन सा अमालगमेशन कैपिटल गेन है जिसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है? एप्लीकेबल नहीं होता, तो इंडियन अमालगमेटिंग कंपनी के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज वो अमालगमेटिंग है, जैसी वो अमालगमेटेड हो जाएगी उसके ऊपर टैक्स चार्ज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स फॉर प्रॉफिट ऑफ 1 लाख इज, तो प्रॉफिट ऑफ 1 लाख के ऊपर कितना टैक्स इस पे आएगा? तो 20555। इसका कैलकुलेशन किस तरह से करना है, इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि 1 करोड़ के ऊपर किस तरह से हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं। एंड बहुत जल्द इसके ऊपर दूसरे भी वीडियोस आएंगे, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, बट MCQ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप वो कवर कर ले तो अगर बाई चांस वो पूछते हैं तो आप उसका आंसर कर सकते हैं, बिकॉज इसका आंसर काफ़ी लंबा हो जाता है। इसका 18%, 30% प्लस इस तरह से रेट निकालने होते हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगी हमारे नए अगले वीडियो में, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 211B, इनकम टैक्स ऑफ मर्जर होल्डिंग एंड अमालगमेटिंग कंपनी हैज़ टू बी, तो सेक्शन 11B के तहत सेक्शन 2 सबसेक्शन 1B ऑफ इनकम टैक्स फॉर मर्जर होल्डिंग इन अमालगमेटिंग कंपनी, तो कितना होना चाहिए? सेक्शन 21B के हिसाब से इनकम टैक्स मर्जर का होल्डिंग अमालगमेटिंग कंपनी में कितना होना चाहिए? होल्डिंग कितना होना चाहिए अमालगमेटिंग कंपनी का? तो 75% होल्डिंग होना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी ऐसे हैं जो थोड़े से ट्रिकी भी है, थोड़े क्वेश्चंस जो है वो स्टैटिक पोर्शन है, यानी जो सेम टू सेम वैसे पूछे जा सकते हैं, एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो ईजी भी है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं, मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम 750 सब्सक्राइबर पर पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द हम 1000 सब्सक्राइबर पर पहुंच जाएं तो मैं और भी बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस और नए नए वीडियोस लेके आऊँगी। टैक्सेशन के ऊपर भी काफ़ी सारे हमको एक्सपांड करना है, तो क्योंकि टैक्सेशन की नॉलेज जो है वो बहुत ही कम है। मैं देखती हूँ कि यूट्यूब पे वीडियोस भी काफ़ी कम अवेलेबल है टैक्सेशन के ऊपर। आप इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक करते दीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए हमारे साथ आए, जुड़े, तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कवर करने की कोशिश करूँगी। सर थैंक यू सो मच गाइस।